Bismillah. Define MIS and its business and technical perspective. Also discuss the importance of MIS. MIS Unit 1. First question. MIS किसको बोलेंगे? Management Information System. Management Information System is a well-planned and equipped method for collecting, processing and validating the information in order to help decision makers to take the right decision. सिंपल एक सिनारियो को इमेजिन करना। हमेशा क्या रहता अपने को, कंपनी तो बिजनेस रन कर रहे हैं या लाइफ में भी हमेशा जो है एक डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। अपने को एक फ़ैसला लेना रहता, कोई चीज़ का कब फैसला करना, कोई चीज़ सही है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम चल रहा, वो प्रॉब्लम को समझना, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना, फाइंड आउट करके वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पर क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसको सही प्रोसेस करके सही उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना। आजकल अपन AI यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, काइंड ऑफ चैट GPT है। जब आप चैट GPT के अंदर कुछ भी रिक्वेस्ट डालते हैं या कुछ प्रॉब्लम डालते हैं तो उन्हें इसको पूरा प्रोसेस करता करके आपको अलग अलग सोल्यूशंस प्रोवाइड करता। सेम चीज़ वही है MIS। उससे आप फैसला ले सकते हैं कि आपको क्या करने का। ओके, अब घर में इशू है, फॉर एग्जांपल कोई चीज़ का इशू है घर में, तो घर के जो बड़े रहते सबसे पहले इशू क्यों हो रहा वो फाइंड आउट करते। सपोज़ घर में फाइनेंशियल इशू चल रहा, तो पैसे बस नहीं हो रहे, तो पहले ये देखते कि रीज़न क्या है, कहीं एक्स्ट्रा ख़र्चा हो रहा, क्या हो रहा। फिर उसका जो है पूरा कलेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को क्या करते, प्रोसेस करते। उसके बाद में एक नतीजे पे पहुँचे, हाँ भाई ये खर्चे रोकना है या इस तरीके से आमदनी को बढ़ाना है। फिर उसका सोल्यूशन निकालते, सोल्यूशन निकाल के डिसीजन लेते। दैट इज़ MIS। ओके, टेक्निकल पर्सपेक्टिव। अगर टेक्निकल नज़रिए से देखें तो द टेक्निकल पर्सपेक्टिव ऑफ MIS हाईलाइट्स द साइंटिफिक मॉडलिंग ऑफ बिजनेस टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी ऑफ सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखेंगे उसको, जैसा कि अभी आपको चैट GPT का एग्जांपल दिया। ऐसे कई इंफॉर्मेशन सिस्टम्स बने हुए, ऐसे सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं जो हेल्प करने में मदद करते हैं। एग्जांपल है एक्सेल है। एक्सेल के अंदर आप डेटा डालो, उन्हें आपको पूरी रिपोर्ट जनरेट करके देता। ऐसे अनगिनत रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर्स है। नेक्स्ट है बिजनेस पर्सपेक्टिव। द MIS हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस फैक्टर्स लाइक रेवेन्यू इंक्रीज, रिड्यूसिंग द कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो यही अपने को MIS सिस्टम की वजह से बिज़नेस में बहुत सारे आप बदलाव ला सकते, बिज़नेस को अच्छे से अच्छा बना सकते, क्योंकि आपको रीजंस घट जाते। अगर आपका बिज़नेस लॉस में जा रहा तो उसका रीज़न फाइंड आउट कर ले सकते। अगर बिज़नेस स्लो इंक्रीज़ हो रहा तो उसको और इंक्रीज़ कैसा कर सकते और प्रॉफिटेबल कैसा कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको जो है बिज़नेस पर्सपेक्टिव से अपन इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS कैन बी ईजिली अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग 3 डायमेंशन। 3 तरीके से जो है आप MIS को समझ सकते हैं। सबसे पहला है इम्पैक्ट, दूसरा है वैल्यू चेन, तीसरा है वैल्यू एडिशन। ये आगे आपको डिटेल्स में है। इम्पोर्टेंस ऑफ MIS जो मैं आपको समझाया वही चीज़ें यहाँ पे आपको डिटेल में है। इट असिस्ट मैनेजर्स इन टेकिंग राइट एंड टाइमली डिसीजंस क्विकली सो एज टू अचीव कम्पिटिटिव एडवांटेजेस। जैसे आपके पास डेटा अवेलेबल है, आप एक बटन दबाओ, आपको जो है ना उसकी रिपोर्ट मिल जाती, आप वो रिपोर्ट देख के फ़ौरन डिसीजन ले सकते। तो मैनेजर्स को असिस्ट करता है इन्हें जल्दी डिसीजन लेने के लिए। It minimizes the burden of a manager to process huge data which usually helps in taking correct decisions। जो मैं बोला आपको, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, रोज़ के लाखों ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पर। अगर आप एग्जांपल खाली टाटा का भी ले लिए तो पूरे ओवरऑल जो है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है। उन्हें एक बटन पे जो है ना रिपोर्ट जनरेट करके देता है कि ओवरऑल बिजनेस कैसा चल रहा है, उसकी रिपोर्ट क्या है। तो आपको ह्यूज बर्डन, जो भी ह्यूज डेटा रहता है उसका बर्डन भी फील नहीं होता। It not only helps decision makers at different levels of decision making by giving useful information, but also helps in accomplishing predetermined goals and objectives। जब भी अपन बिजनेस रन करते हैं अपन सोच लेते हैं कि अपने को 2 साल में ये करना है, 3 साल में ये करना है, तो आपका प्रेजेंट स्टेटस बताते रहता उन्हें, अपन अपने गोल के से कितनी दूर है या गोल की तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, वो चीज़ को अचीव कर सक रहे हैं या नहीं कर सक रहे हैं, आप क्या है रिपोर्ट्स के थ्रू मालूम कर सकते हैं। अब मैं सोचा 2 साल के बाद में मेरे को बिज़नेस से हर साल जो है 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए मेरे को आउटपुट आने का है। अब मैं रिपोर्ट निकालता हूँ कितना आउटपुट आ रहा भाई, प्रेजेंट ईयर में इतना आया।
तो ये चीज़ से मैं डिसीजन ले सकता हूँ, नहीं भाई मेरे को बढ़ाना है बिजनेस को, क्या करना है. ओके, इट हैज़ नाउ बिकम अ मेजर फंक्शनल एरिया ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज इट हैज़ 3 वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स. बस काफ़ी है, ठीक है, इतना आंसर भी लिखे तो चल जाता हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इन फर्स्ट यूनिट, व्हाट इज evaluation of MIS important? Why is evaluation of MIS important? Describe in details the various approaches of evaluating MIS. MIS को evaluate करना क्यों ज़रूरी है? evaluate यानी कि जो है ना, उसको बिजनेस में यूज़ करना और उससे फ़ायदा उठाना क्यों ज़रूरी है अपने को, ठीक है, क्या काम में आता बोलने का मतलब. Once the MIS starts operating without any interruption for a certain period of time, the evaluation of MIS becomes the next step. Every step of design must be evaluated and then performance of the final system must be gauged. तो MIS जब आप इम्प्लीमेंट कर दिए तो उसको हर लेवल पे चेक करना कि उन्हें कैसा काम करना, आपके लिए फ़ायदा पहुंचा रहा, नहीं पहुंचा रहा, या उसमें कुछ गड़बड़ है. तो ये चीज़ें हर स्टेप पे, जैसा आपको हर थोड़े दिन में आपके स्कूल में कॉलेज में एग्जाम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन. आपका परफॉर्मेंस क्या है, तो उसको भी MIS को भी इवैल्यूएट करते रहना, ताकि अपन गोल अपना अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं पता चलता. द MIS इवैल्यूएशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट कंट्रोल प्रोसेस. द इम्प्रूवमेंट मेड टू दिस MIS एड्स वैल्यू टू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. आपका MIS को आपको इम्प्रूव करते जाना पड़ता स्टेप बाय स्टेप. ये क्या है, अपने को अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम बनेगा जो बिज़नेस चलाने के लिए, उसमें बहुत फ़ायदेमंद रहता हूँ. The accomplishment of the objectives in organization shows the effectiveness. These accomplishments are not just the matter of concern to the management function but also to the end user, developer and internal audit personnel. लफ्ज़ ये, जब MIS पूरी तरीके से अच्छे से काम करता तो हर बंदा जो बिज़नेस से जुड़ा हुआ है सबके लिए फ़ायदेमंद रहता, चाहे वो एंड यूज़र हैं दो, डेवलपर हैं दो, जो अकाउंट्स के ऑडिट पर्सनल्स रहते हैं वो लोग रहने दो, सबके लिए क्या है, काम को आसान बना देता है इन्हें. Even though such extreme measures are taken, many organizations fail to achieve a thorough evaluation of MIS. The evaluation of MIS is important to achieve the goal. तो अपने को खाली MIS इम्प्लीमेंट करके छोड़ देना नहीं, उन्हें सही काम कर रहा नहीं कर रहा, आपके फेवर में है नहीं है, ये चीज़ें भी देखना पड़ता. कई ऑर्गेनाइजेशन इसमें फेल हो जाता. इसमें क्या क्या चीज़ों का ख्याल करते हैं, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी. द एवैल्यूएशन ऑफ इम्पॉर्टेंट टू अचीव. तो आपको जो गोल्स अचीव करना है, अगर आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, क्रिएटिविटी बढ़ाना है बिजनेस की, तो आपको MIS का एवैल्यूएशन करना पड़ता. डेवलप पॉलिसीज़, आपको रूल्स वगैरह बनाना है, बिजनेस के फ्यूचर के पॉलिसीज़ बनाना है, तो आपको MIS जो है डेवलप यानी इवैल्यूएट करना पड़ता. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज. स्ट्रैटेजिक इंफॉर्मेशन रिसोर्स का क्या है मतलब, आपको लॉन्ग रन में बिज़नेस को कैसा रन करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नई कंपनी लॉन्च करना है, ये सारे डिसीजंस के लिए भी आपको MIS की ज़रूरत रहती है. मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल कॉर्पोरेट एंड इंटरनल इन्फॉर्मेशन विद ऑर्गेनाइजेशन. लफ्ज़ मैनेजमेंट जो है, चाहे वो कोई भी लेवल का रहने दो, इंटरनल एक्सटर्नल कॉर्पोरेट लेवल का, ये सारे इसको MIS ज़रूरी है. प्रोवाइडिंग ह्यूमन रिसोर्स एंड सप्लायर इन्फॉर्मेशन. ह्यूमन रिसोर्स बोलते हो जो भी लोग आपके पास काम करते हैं, और सप्लायर जिससे भी आप डील करते हैं, इस सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है MIS के थ्रू अवेलेबल हो जाती है. तो ये सारे गोल्स आप MIS के थ्रू अचीव कर सकते हैं. वेरियस अप्रोचेस का रेफरेंस में है यहाँ पे. डिस्कस द वेरियस अप्रोचेस टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर. ये आंसर कंटिन्यूएशन में है. इसमें है आपको, द स्ट्रक्चर ऑफ MIS इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड सिंस देर इज़ नो प्रॉपर फ्रेमवर्क एक्सेप्टेड ग्लोबली फॉर डिपिक्टिंग MIS. MIS क्या है, हर कंपनी हर जगह अपने हिसाब से उसको बनाती है, अपने हिसाब से इस्तेमाल करती है, तो कोई एक फिक्स उसका जो है फ्रेमवर्क नहीं है, कोई एक फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है. द यूटिलिटीज़ दैट हेल्प यूज़र अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर. कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्रू अपन MIS को समझने की कोशिश कर सकते हैं. सिंपल है. सबसे पहले फिजिकल कंपोनेंट सॉफ्टवेयर, मैं आपको समझा जाए. सॉफ्टवेयर के अंदर अपन जो है डेटा वगैरह एक्सेस करते, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑलरेडी FIT में पढ़े हुए हैं. तो इसके अंदर जो है इट रेफर्स टू दोस प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो भी अपने को डेटा को प्रोसेस करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं. हार्डवेयर बोलते हो कंप्यूटर, मॉनिटर, फ़ोन्स भी हो सकते हैं इसके अंदर, प्रिंटर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपन
ऑफिस में यूज़ करते इंफॉर्मेशन के लिए, वो हो जाते हार्डवेयर। डेटाबेस, जो भी अपना सॉफ्टवेयर रहता है जो डेटा को स्टोर करता, SQL है, RDBMS में पढ़े थे, ओरेकल है, ऐसे कई डेटाबेसेस आते, वो डेटा को स्टोर करते। ऑपरेशंस, इट रेफर्स टू मैनुअल्स एंड अदर सच फिजिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्मली ऑपरेट अ सिस्टम यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स। आप ये सारे चीज़ों को कैसा इस्तेमाल करते, ओके, दैट इज ऑपरेशंस। पर्सनल, लोग जो ये सिस्टम को ऑपरेट करते, कंप्यूटर ऑपरेटर होता, प्रोग्रामर होता, सिस्टम एनालिस्ट होता। इनपुट आउटपुट, इनपुट अपन डेटा देते, आउटपुट उन्हें अपने को रिपोर्ट्स की शक्ल में देता, प्रिंट आउट या फिर सॉफ्ट कॉपीज। ये हो गए अप्रोचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ MIS ऑर्गेनाइजेशन विद इन कंपनी। MIS जो है कंपनी के अंदर कौन ऑर्गेनाइज करते या कैसा ऑर्गेनाइज करते। द डिज़ाइन, रीडिज़ाइन, ऑल्ट्रेशन एंड मेंटेनेंस कैन बी हैंडल्ड बाय कंपनी वाइड MIS ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। MIS का जो सिस्टम रहता वो टॉप मैनेजमेंट हैंडल करता, उन लोग मेंटेन करते, उन लोग ही सब कुछ यूज़ पूरे करते। सपोज एक बैंक है, बैंक का जो सिस्टम रहता वो बड़े लेवल के CEOs वगैरह वो लोग पूरा बनाते, वो लोग इम्प्लीमेंट करते, वो लोग हैंडल करते, वो लोग मेंटेन करते, लेकिन यूज़ पूरा उनके आखिरी लेवल के क्लर्क तक सब लोग इस्तेमाल करते। When MIS helps in making the managerial decision at all the levels of the management, then the information system at lower must be integrated in broader MIS until the company-wide MIS is available for the top management. तो जब छोटे लेवल के भी मैनेजर्स डिसीजन लेने के लिए MIS को यूज़ करते, सब मिलके एक सिस्टम में अटैच हो जाते, चाहे वो छोटे लेवल का हो दो, बड़े लेवल का हो दो, यानी पूरा मिला के इंटीग्रेट होके एक सिस्टम बनता है इसमें। Organization within the company structure. The vice president of finance is the best location under which MIS can be placed. कंपनी का जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस रहता उसको बेहतर रहता कि उसके अंडर में MIS जो है ना, यानी उसकी निगरानी में रखना। In an organization, the computer center can be easily controlled by the accountant finance department. Therefore, the decision taken by the organizations will be controlled decision but not the planned decision. तो जो भी डेटा है, जो भी कंप्यूटर्स यूज़ करते कंप्यूटर सेंटर में कंपनी में, ये लोग अकाउंट्स और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लोग रहते, मेनली फाइनेंस पूरा वो लोग ही मैनेज करते, ठीक है। तो इसको बोलते जो है कंट्रोल डिसीजन, प्लान डिसीजन नहीं बोल सकते। काफ़ी है इसमें इतना। एक्सप्लेन अबाउट डिसीजन मेकिंग, डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिसीजंस। डिसीजन मेकिंग किसको बोलेंगे? डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ एन एक्शन फ्रॉम अ नंबर ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन फॉर रिजॉल्विंग अ प्रॉब्लम। मैं समझाया था शुरू में, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन को चूज़ करना, उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। आपके सामने कुछ चीज़ें आते, कभी भी कोई बात लेके आते, अब उसका हल एक से ज़्यादा रहता, अब सही हल को चूज़ करना, उसको बोलते हैं सही डिसीजन लेना, दैट इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। टाइप्स क्या क्या है इसमें? प्रोग्राम डिसीजन। A program decision is a routine and respective problem for which there exists well-defined decision-making procedures in order to find out the best possible solution. In a structured problem, all phases, that is intelligence, design and choice of decision-making process, are structured. This means that inputs, outputs and internal procedure for these phases can be specified. The objectives are clearly defined, whether the problem involves choosing optimal investment strategy, etc. प्रोग्राम में क्या है, पहले से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये टाइप के अपने को प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके सॉल्यूशंस अपन रेडी रखते हैं। अक्सर देखते हैं अपन कंप्यूटर यूज़ करते वक्त कुछ भी एक आता जो है ना, ये इशू आ गया, उसको रिजॉल्व करो बोल के बटन दे देता उन्हें, या फिर उसको ट्रबल शूट करो बोल के बटन दे देता, तो उन्हें मालूम रहता ये टाइप का प्रॉब्लम आने वाला है, उसका करेक्ट डिसीजन क्या है, उसका करेक्ट सोल्यूशन क्या है, ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन करे हुआ रहता। दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम्ड डिसीजन। नेक्स्ट है इसका non-programmed decision. A non-programmed decision is one for which none of the decision phases is structured. आप अनएक्सपेक्टेड जो है कोई चीज़ आ गई जिसके लिए ऑलरेडी आपका सॉफ्टवेयर तैयार नहीं है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, वहाँ का वहीं जब का जब सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्पेसिफाई इनपुट, आउटपुट और इंटरनल प्रोसीजर। इसके लिए आप कोई भी प्रोसीजर रेडी नहीं रख सकते, फिर भी आपको फैसला लेना पड़ता। सेमी प्रोग्राम डिसीजन, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली प्रोग्राम बट ऑल्सो बिटवीन द प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम। प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम के बीच में, यानी कि आप प्रॉब्लम एक्सपेक्ट करे थे मगर इस हिसाब की एक्सपेक्ट नहीं करे थे,
आपके पास सोल्यूशन है, लेकिन एग्जैक्टली इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, रिलेटेड सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट डिसीजन असिस्टिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, DSS बोलते हैं। Decision Assisting Information System is an interactive computer-based system that assists the decision makers of an organization to efficiently utilize the data and model for solving the unstructured problem. ये एक सिस्टम ऑलरेडी बने हुआ है, ये एक सॉफ्टवेयर है, समझ के चलो, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर में क्या है, ऑलरेडी कंपनीज में बना हुआ है, जो यूज़ करके ये लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और डिसीजन सही ले सकते हैं। दिस मेक्स द डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ टू गेट एनहेंस्ड। अच्छे से अच्छा जो है डिसीजन लेना, उसको बेहतर लेना, ये सिस्टम से जो है लोग को हेल्प मिलती। इट हेल्प द मैनेजर टू एग्जामिन द लॉन्ग रेंज इफेक्ट्स ऑफ न्यू ऑर्गेनाइजेशन सो दैट दे कैन ईजिली डिपिक्ट द फ्यूचर प्रॉब्लम। इसमें क्या है, लोग फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर सकते हैं इसके थ्रू। दिस सिस्टम सपोर्ट्स डिसीजन मेकिंग बाय ऑटोमेटिंग सर्टेन डिसीजन प्रोसीजर्स। ऑलरेडी इसके अंदर प्रोसीजर्स, रूल्स लिखे हुए हैं, उन्हें प्रॉब्लम को समझता, प्रोसेस करता, प्रोसेस करके आपको सोल्यूशन देता। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डिसीजन प्रोसेसेस। आपको डिसीजन लेने के बाद कैसा करना है, डिसीजन लेने से पहले क्या करना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको ये सिस्टम देता। स्टिमुलेटिंग इनोवेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, आपको रियल टाइम भी दिखाता है, रियल टाइम का प्रोसेस। स्टिमुलेट बोलते हो रियल जैसा कुछ फील कराना, तो जैसा गेम्स खेलते हैं अपन, कुछ रियलिटी महसूस होती है उसमें, तो वैसे स्टिमुलेट करता। जो भी अगर अपन कुछ नया चेंज करेंगे इन केस, तो वो भी अपन इसके अंदर टेस्ट कर ले सकते हैं कि मैं प्रोडक्ट में अगर ये चेंज लाऊंगा, क्वांटिटी चेंज करूंगा, क्वालिटी चेंज करूंगा, प्राइस चेंज करूंगा, तो मार्केट का क्या इफेक्ट आता, तो वो डिसीजन भी आप यहाँ पे करके पहले से एक सैंपल पे देख सकते। तो आपको इन्हें बताता, आप प्रॉफिट में जाते, आप लॉस में जाते, आपका मार्केट कौन सा रहता। DSS इज कंसिडर्ड एज द कंपोनेंट ऑफ MIS का एक कंपोनेंट इच माना जाता है उसको। DSS में क्या क्या रहता। DSS प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डिसीजंस। खासकर जो सेमी स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर डिसीजन जो अभी पढ़े अपन, इसमें इसका बहुत अहम रोल रहता। इन्हें क्या करता, सेमी स्ट्रक्चर को जो है ना सही प्रोसेस करता, अनस्ट्रक्चर को सही प्रोसेस करके प्रॉपर डिसीजंस लेने में हेल्प करता। DSS प्रोवाइड सपोर्ट टू द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द प्रोडक्ट्स दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड फॉर द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द फॉलोइंग डिसीजन। तो यहाँ पे उन्हें क्या क्या चीज़ों में मदद करता अपने को। The product that must be manufactured, the services that must be provided। आप कौन सा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना ज़रूरी है। हो सकता है आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, किसका सेल ज़्यादा आ रहा, किससे आपको प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा, तो ये डिसीजन आप ले सकते हैं इसके थ्रू। द सर्विसेज, सर्विस कौन सी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो किसको ज़्यादा आप बनाना ज़रूरी है। द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग सेलिंग, एडवर्टाइज कैसा करना, सेल कैसा करना, कैपिटल कैसा बढ़ाना, कौन से लोगों को कौन सा टास्क देना, ये सारे डिसीजंस आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू ले सकते हैं। DSS इज इंटीग्रेटेड विद सम सॉर्ट ऑफ डेटाबेस। इसके अंदर अपना खुद का डेटाबेस भी रहता है जिसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। बड़ा है आंसर मगर काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी ये C++ में पढ़े थे अपन। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या रहता है, अपने को ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। बिजनेस के रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके अपन एक एक को ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड कर देते, उसमें नए नए ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं, पुराने ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज अ मेथोडोलॉजी दैट एनालाइजेज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है सिस्टम की, ये चेक करते हैं। इट इज़ मेनली यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू फंक्शनैलिटीज इनटू एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। चल रहा सो सिस्टम में एक नया ऑब्जेक्ट लगा के उसको अपन अपग्रेड कर दे सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिज़ाइन एज अ सेट ऑफ रीयूजेबल ऑब्जेक्ट्स वाइल डिज़ाइनिंग लार्ज सिस्टम्स। तो बड़े बड़े सिस्टम में क्या है, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स जोड़ के अपन छोटा छोटा कोड जोड़ के, छोटा छोटा प्रोग्राम जोड़ के उसको बड़ा बना दे सकते हैं। इट आइडेंटिफाई सिस्टम विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ इन्हें आइडेंटिफाई करता। अ सिस्टम विच इज़ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कंटेन। जो भी सब सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट रहना, यानी अगर ये ऑब्जेक्ट निकाल भी दिए तो सिस्टम को इफेक्ट नहीं होना। अ सब सिस्टम दैट कैन बी रीयूज्ड, ये सिस्टम रीयूज होना। अ सब सिस्टम दैट हाइड्स इन इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर्स, सीख जो है ना अपना सेफ इंफॉर्मेशन रहना, जैसा कि कोडिंग में यूज़ करते अपन इनकैप्सुलेशन बोलते।
तो इसमें क्या है, डेटा वगैरह अपन जैसे अपन सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर रहे हैं, पीछे का कोड अपने को दिखता नहीं, अपने को मालूम भी नहीं होता, तो इसलिए क्या करता है, इन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखता सेफ्टी रीजंस के लिए। A subsystem that clearly describes the responsibility of a specific portion of task. एक एक कोड का जो ब्लॉक रहता है, एक एक कोड जो है उन्हें उसका अपना टास्क रहता, उन्हें वो परफॉर्म करता। एग्जाम्पल, अगर अपन कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, प्लस अगर दबाएंगे तो प्लस का अपना टास्क है, प्लस वाला कोड क्या करेंगे, प्लस का ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला मल्टीपल का परफॉर्म करता। इसी तरीके से चलिए, अगर ये यूज़ करने पे अपने को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अगर यूज़ करने से फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहला है रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ कोड मेंटेनेंस इज लेस विद द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथड्स व्हेन कंपेयर टू कन्वेंशनल अप्रोच। सीधा सीधा पूरा एक साथ कोड लिख दिए तो अपने को अपडेट करने, चेंजेस करने में प्रॉब्लम होता, मेंटेनेंस नहीं होता। इसमें एक एक ब्लॉक रहता कोड का, जो भी ब्लॉक ख़राब है उसमें या फिर जिसमें चेंज करना है, आसानी से आप वही कोड के ऊपर, वही ब्लॉक के ऊपर काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, घर में अपने पास जो है इलेक्ट्रिकल स्विचेस आते, तो जो लाइट नहीं आ रही, आप वही स्विच चेक करने का रहता, आपको पूरा लाइट का सिस्टम, वायरिंग, बॉक्स सब खोलने की ज़रूरत नहीं रहती। जो पर्टिकुलर स्विच में लाइट का इशू आ रहा है या जो भी आ रहा, वही पर्टिकुलर स्विचेज अपन चेक करने का रहता। दैट इज़ अ रीयूजेबल थिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग कैसा है, एक रियल वर्ल्ड मॉडल बना के देता हर चीज़ का, तो आपको समझ में आता कि उन्हें रियल वर्ल्ड में काम कैसा करता। रीयूजेबिलिटी, एक कोड लिख के आप एक कोड को कई चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक कोड को क्या करते हैं आप, कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपन C++ में पढ़े थे, पॉलीमॉर्फिज्म बोल के, ठीक है। इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म में मल्टीपल एक कोड अपन कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। रियलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, रिलायबल रहता क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम है तो उन्हें कोई गलती करने वाला नहीं है, गलत अपन ही कोड दिए तो आउटपुट गलत आता। फ्लेक्सिबिलिटी, कभी भी इसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं आप। स्केलेबिलिटी, इसको कितना भी बड़े लेवल पे बढ़ा सकते हैं। इसको मैं छोटा सा, अक्सर जब एक सॉफ्टवेयर बनता तो पहले छोटे लेवल पे बनता हूँ, फिर क्या करते हैं उसमें नए नए फंक्शंस ऐड करते 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 करते, आप व्हाट्सएप का एग्जांपल ले सकते हैं। तो छोटा सा निकल गया, उसके बाद आज बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बन गया, उसमें कई फीचर्स है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं स्केलेबिलिटी। तो इसके अंदर ये कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द बेनिफिट ऑफ केस टूल्स, ठीक है। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ये क्या रहते हैं बोले तो, अपने को एक सॉफ्टवेयर को जो है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ये ऑलरेडी बने बनाए हुए टूल्स रहते हैं जिसकी मदद से आपको रेडीमेड जो है सॉफ्टवेयर, रेडीमेड जो है आपको सॉफ्टवेयर बनाने के डायग्राम्स, ऑलरेडी रेडीमेड ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटेड रहते हैं उसमें, ठीक है। वो ऑलरेडी बने हुए रहते, आप उसके अंदर से उसको कस्टमाइज़ करके आप यूज़ कर ले सकते, ठीक है। ऑलरेडी जो है ये एक किस्म का सॉफ्टवेयर बने हुआ है जिसके अंदर आपको जो कोड जनरेट करना है, आपका रिक्वेस्ट डालो, आप आपका चेंजेस डालो, उन्हें आपको बनाया हुआ देता। एग्जाम्पल जैसा कि ChatGPT आजकल अपन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे अनगिनत सॉफ्टवेयर्स है जो आपको जो है डिज़ाइन करने के लिए अपना खुद का सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। उसके फ़ायदे क्या है, केस इन्वायरमेंट मेक्स द प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव थ्रू आउट द स्टेजेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट। इसमें क्या है, आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का प्रोसेस ईजी हो जाता, ठीक है। 30 से 40% तक आपका कॉस्ट बच सकता, क्योंकि रीयूजेबल चीज़ें हैं, एक बार उन्हें बना दिया, वो एक चीज़ कई लोगों को काम में आ रही। द केस टूल्स improves the quality of the software product because the users can traverse through all the phases of the software development number of times without any additional effort। तो इसमें क्या है, क्वालिटी अच्छी निकल के आती, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको यूज़ करे हुए भी रहते और अपन एक एक फेज को अच्छे से देख सकते कि किसमें क्या चीज़ हो रही। Case tools maintain the product related data in the central repository which minimizes the redundancy and inconsistency, thereby improving the product quality and consistency। तो इसमें क्या है, केस टूल्स में डेटाबेस उन्हें एक जगह पे रखता, तो आपको डबल ट्रिपल डेटा अलग अलग कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, एक ही तरह जगह से डेटा पूरा एक्सेस होता, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी स्पेस बच जाती है और डेटा डुप्लीकेशन भी बच जाता।
Case tools is rich in performing traceability and consistency checks, and they also capture the information in well-defined manner during the software development phase. तो इन्हें क्या करता, ट्रेस करता प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा, कहाँ पे इशू आ रहा, कहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं आ रही सॉफ्टवेयर में, यानी प्रॉब्लम्स इश्यूज बग्स पूरे चेक होते रहते हैं इसके, ठीक है। इससे क्या है, अपने को परेशानी नहीं होती, मेंटेनेंस कम से कम लगता। केस टूल्स हाईली पार्टिसिपेट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्क टू रिड्यूस देयर वर्क। अब रेडीमेड चीज़ें मिल गए अपने को, एग्जाम्पल जो है कोई चीज़ आप बना रही, आपको ऑलरेडी जो है उसमें कई चीज़ें हाफ पके हुए मिल गए, तो आपका टाइम बच जाता ऑलरेडी। आपको खाली जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ें जो है ना अपना एफर्ट लगा के अपने हिसाब से बना लेना रहता आपको, ठीक है। केस टूल्स हाईली पार्टिसिपेट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टू रिड्यूस देयर वर्क। केस टूल पॉजिटिवली इफेक्ट ऑन द वे ऑफ अ कंपनी कैरी आउट इट्स फंक्शन। दीज टूल्स मेक्स वर्किंग प्रोसेस हाईली स्ट्रक्चर्ड। तो आपको क्या है, स्ट्रक्चर्ड वर्क रहता है, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड नहीं रहता। कोई भी चीज़ आप ऑर्गेनाइज तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये टूल्स में ऑलरेडी हर चीज़ ऑर्गेनाइज हुए भी रहती। What is ERP? Explain different ERP packages and modules. Enterprise resource planning consists of techniques and concepts to improve the efficiency. ठीक है, मैं मेरी लैंग्वेज में ERP समझाता हूँ। सपोज एक कंपनी है, कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स रहते हैं। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता, मार्केटिंग होता, डिज़ाइनिंग का रहता, अकाउंट्स का रहता, ह्यूमन रिसोर्स रहता, ठीक है, वेयर हाउस रहता। ऐसे अनगिनत डिपार्टमेंट, अनगिनत प्रोसेस, अनगिनत काम उन लोग के चलते रहते, ठीक है। अनगिनत काम ये लोग के चलते रहते। तो हर डिपार्टमेंट का जो है अपना काम और अपना सॉफ्टवेयर रहता। कोई एक्सेल में काम कर रहा, कोई पर्टिकुलर उसका सॉफ्टवेयर है उसमें काम कर रहा। मुश्किल ये हो जाती है अगर मैं कंपनी का बॉस हूँ या मैं चेयरमैन हूँ या CEO हूँ, तो मेरे को अलग अलग सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन अलग अलग तरीके से मिलती। डेटा कंबाइन नहीं रहता, कॉमन नहीं रहता, ऑर्गेनाइज नहीं रहता। सब अपना अपना टाइप का डेटाबेस और अपना अपना कोडिंग, अपना अपना जो है रिपोर्टिंग यूज़ करते हैं उन लोग, ठीक है। तो ये सब मसले में परेशानी होती है, मेरे को प्रॉपर रिपोर्ट नहीं मिल सकती। तो इसके लिए अब कंपनी क्या करेंगे, अब हर एक के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर उसको ख़रीदना पड़ा, हर डिपार्टमेंट के लिए। तो कंपनी क्या करती है, अब ये ERP कॉन्सेप्ट निकाले सॉफ्टवेयर वाले, जिसमें एक ही सॉफ्टवेयर एक कंपनी का, SAP नाम सुने होंगे, ठीक है, पावर BI नाम सुने होंगे, ऐसे अनगिनत जो है, ओरेकल का भी अपना खुद का ERP है। तो ऐसे कई सारे ERPs निकले, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंस्टॉल करना रहता। इसके अंदर मॉड्यूल्स आते, अकाउंट्स वाले अकाउंट्स का मॉड्यूल यूज़ करते हैं, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग का, फाइनेंस वाले फाइनेंस का, HR वाले HR का। ऐसे हर किसी का एक मॉड्यूल सॉफ्टवेयर एक ही रहता, डेटाबेस एक ही रहता, ठीक है। तो इसमें रिपोर्ट जनरेशन सबका इंटीग्रेट होके, कंबाइन होके, एक जगह होके सिंपल एक रिपोर्ट आ जाती, ठीक है। तो यानी एक ही सॉफ्टवेयर मल्टीपल चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता। दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कंसिस्ट ऑफ टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस को एक जगह इंटीग्रेट करके टू मेक इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैनेजमेंट रिसोर्सेज। जो भी मैनेजमेंट है उसके रिसोर्सेज को अच्छे से अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। ERP पैकेजेस कंटेन फंक्शंस फॉर द मैनेजमेंट फॉर प्राइमरी बिजनेस प्रोसेस एंड फंडामेंटल प्लानिंग। आपको जो है जितने भी फंक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सारे फंक्शंस के लिए ये ERP आपको कंपैटिबल रहता है, उन्हें हेल्प करता है। जैसा मैं बोला, सेल्स वगैरह, प्रोडक्शन, हर चीज़ मिला के एक रिपोर्ट बोले तो जनरेट करके देता। अकाउंट और सेल्स वाले इंटरेक्ट कर सकते हैं, अकाउंट्स और HR वाले इंटरेक्ट कर सकते हैं। सबके लिए कॉमन सॉफ्टवेयर रहता, अपना अपना मॉड्यूल से लोग उसको इस्तेमाल करते। ओके, ERP पैकेजेस कौन से हैं? द फॉलोइंग टेबल कैरीज वेरियस ERP सॉफ्टवेयर पैकेजेस, ठीक है। बहुत सारे कंपनीज बना लिए। पैकेज का नाम है कंपेयर, जावा का, 4-5 याद है तो याद करके लिख दो। जावा में बनाए हुए हैं इसको। इट वॉज कैप्चर्ड बाय कॉन्सोना, ये कंपनियों के नाम हैं। GNU एंटरप्राइज पाइथन पे बने हुआ है। JFire जावा पे बने हुआ है, ठीक है। ओपन प्रो MySQL एंड PHP पे, और ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग उस पे है, और इसके ये कंपनीज है। ओके, चलिए। Apart from these, there are many other ERP packages which are available and can be used for different purposes. बहुत सारे अवेलेबल है। टैली का भी खुद का ERP है, वो भी यूज़ होता। ERP मॉड्यूल्स बोलते हैं उसके अंदर, जैसा मैं बोला, एक मिल गया ERP सॉफ्टवेयर। अब उसके अंदर सब टाइप्स रहते, डिपार्टमेंट के हिसाब से यूज़ करते हैं अपन। तो उसमें आता फाइनेंशियल सिस्टम। ये लोग कौन है? फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, जो बैंक्स की डीलिंग करते,
जो है ना कैश की डीलिंग करते, बिजनेस का फाइनेंसेस, लोन्स वगैरह हैंडल करते, वो लोग ये फाइनेंस सिस्टम को यूज़ करते उसके। ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, जो लोगों को काम पे रखते, सैलरी कितनी देना, उन लोगों को क्या पैकेजेस देना, उनको कैसा मेंटेन करना, नए जॉब्स कैसा क्रिएट करना, पुराने लोगों को कैसा हैंडल करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट रहता है। ये लोग ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम यूज़ करते हैं उसका। मार्केटिंग सिस्टम, जो प्रोडक्ट को कहाँ पे कौन सी जगह पे मार्केट करना, कहाँ पे बेचना है, इसका मार्केट किधर है, तो ये सारे जो है अपने को मार्केटिंग सिस्टम वाले हैंडल करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वाले जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है आपका, वहाँ लोग जो है ना ये मॉड्यूल को इस्तेमाल करते। ठीक है, इसके अंदर जो है उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह, क्वांटिटी वगैरह, ठीक है, प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, इस सारे चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो उसका मॉड्यूल रहता है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन हैंडल करता। और बहुत सारे रहते हैं। मटेरियल मैनेजमेंट वाले, प्लांट मेंटेनेंस वाले, प्लांट मेंटेनेंस वालों का मॉड्यूल हैंडल करते हैं। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन वाले, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल हैंडल करते हैं। उसमें जो है कितना सेल करना, कहाँ करना, कौन से प्रोडक्ट का सेल करना, कहाँ से ज़्यादा सेल आ रहा, कहाँ से कम, तो ये वो लोग हैंडल करते हैं। क्वालिटी मैनेजमेंट वाले क्वालिटी को हैंडल करते हैं। ठीक है, ये सारे मॉड्यूल्स एक ही सॉफ्टवेयर में रहते। इसमें से जितने याद रह रहे हैं उतने लिख दे सकते हैं आप, छोटा छोटा पॉइंट बना के। ओके, फोर्थ यूनिट है व्हाट इज एडवांस MIS, डिस्कस अबाउट द सप्लाई चेन मैनेजमेंट SCM along with its objectives and strategies. Advanced information system that help in managing business organization are referred to as the advanced management information system. Example of advanced MIS, expert system and knowledge management system. ये क्या है, ERP है। ERP क्या है, डिसीजन मेकिंग को ईजी कर दिए और एडवांस हो गए लोग, वो सिस्टम को बोलेंगे एडवांस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट किसको बोलेंगे, प्रोडक्ट में जैसा कि आप अमेज़ॉन को देखते हैं। अमेज़ॉन क्या है, आप जब ऑर्डर करते कोई चीज़ अपने को सिंपल घर पे आ जा रही, उसकी एक पूरी चेन बनी हुई है। सबसे पहले वो प्रोडक्ट जो है कहाँ से बनना शुरू हो रहा, वो फैक्ट्री, वहाँ से उन्हें फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जो है मैन्युफैक्चरर बोलते हैं जो बना रहा, फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी जाता। इससे कई डिस्ट्रीब्यूटर्स चेंज होता, उन्हें अमेज़ॉन पे वो होता, रजिस्टर होता, फिर वहाँ से जो है ना अलग अलग अमेज़ॉन के जो है ट्रांसपोर्टेशंस के थ्रू, वेयर हाउसेस के थ्रू कस्टमर तक पहुँचता। ये पूरी चेन फिक्स बने हुई है, इसको बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। जहाँ से प्रोडक्ट बन रहा, फिर जहाँ जहाँ रह के, जहाँ जहाँ जाके वहाँ से कस्टमर तक पहुँच रहा, दैट इज़ कॉल्ड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। फिक्स बने हुआ है, रेडीमेड बना दिए सिस्टम एक मजबूती से, अब वो सिस्टम से फॉलो हो रहा। ओके, तो सिस्टम को बनाना, दैट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाते, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी। जब ये सिस्टम काम कर रहा था अपने को मालूम नहीं था, आप सीधा ऑर्डर करते बोल देता आपको, उन्हें 2 दिन में डिलीवरी दे दे रहा, 4 दिन में डिलीवरी दे दे रहा, 1 दिन में डिलीवरी, क्योंकि ऑलरेडी वो सिस्टम बने हुआ है और उन्हें बोल सकता कि जो है ना ये काम इतने टाइम में हो जाता, तो उसमें अनसर्टेनिटी ख़त्म हो जाती। ठीक है, यानी कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। रिड्यूसिंग लीड टाइम्स, आपका टाइम बचता। एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, एलिमिनेटिंग नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज़, इसके अंदर से बेकारी के जो चीज़ें रहते हैं वो निकल जाते हैं आपको, जो आपके प्रोडक्ट को या टाइमिंग को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस में आप कभी भी चेंजेस ला सकते हैं। अचीविंग प्रोसेस क्वालिटी आप जैसे प्रोडक्ट की बना के रख सकते हैं। मेंटेनिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म प्रोडक्ट, मैं ऑर्डर करो या तीसरा ऑर्डर करो, सबको वही हिसाब से वही प्रोडक्ट वही टाइम पे पहुंचता। मैनेजिंग डिमांड को मैनेज कर सकते हैं। ये सब इसके फायदे 5-6 लिख दे सकते हैं आप। चलिए, इसमें जो है स्ट्रैटेजीज, ये सब चीज़ें जो है कई क्या से होते हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर किस हिसाब से सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनता है। कोलैबोरेटिव स्ट्रैटेजीज, पहला है मैन्युफैक्चरर टू सप्लायर, जो बना रहा और जो सप्लाई कर रहा, उन दोनों के बीच में एक चेन बनती, एक कोलैबोरेशन बनता, एक कमिटमेंट होता। इन्हों कितना प्रोडक्ट्स बनेंगे, उसमें से इन्हों कितना प्रोडक्ट खरीदेंगे,
ठीक है। तो ये परमानेंट एक चेन बन जाती है दोनों के बीच में। मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, कुछ प्रोडक्ट डायरेक्ट बगैर सप्लायर के मैन्युफैक्चरर से सीधा सीधा कस्टमर तक पहुंचते, वो भी एक चेन रहती है, यानी डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट यहाँ पे। तो वो कैसा काम करेंगे, उसकी प्लानिंग कैसा होंगी, इसका रिक्वायरमेंट कैसा पूरा होगा। मैन्युफैक्चरर भी सोचता है आप मेरे को डिमांड कितना होगा इसका आगे चल के, क्योंकि कितने कस्टमर्स उसके पास से ले रहे हैं, कितने कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ उसको अवेलेबल हो जाती है। कोलैबोरेटिंग विथ लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज को लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। कितना प्रोडक्ट बना के कितना अपन ट्रांसपोर्टेशन में रख सकते हैं, कितना अपने को ट्रांसपोर्ट है, इंडिया में पूरा सप्लाई है तो प्रोडक्ट कितनी देर में कौन से स्टेट में पहुंच सकता, कहाँ पे कितना डिमांड है उसका, उस हिसाब से उसका लॉजिस्टिक्स मैनेज करना पड़ता। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट ख़राब हो जाने वाला है, उसको फ्रीजिंग में रखना है, या उसकी शेल्फ लाइफ है उसकी जो है ना 2 दिन 3 दिन में ख़राब हो जाता है, उसको कितना जल्दी पहुंचाना है, उसके लिए क्या लॉजिस्टिक्स अवेलेबल कराना है, ये सब क्या है कोलैबोरेशन, एक दूसरे के कोलैबोरेशन में आए तो जब होता। डिमांड फ्लो स्ट्रैटेजीज, डिमांड जो है सप्लाई चेन मैनेज में कितना डिमांड है और उसको कैसा पूरा करना। अगर मैं समझो कि ट्रक से माल भिजा रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा माल कितने के दिन में, उतनी देर तक उसका डिमांड डबल हो जा रहा, तो मैं क्या करूँगा जो है ना कुछ अलग सोल्यूशन ढूंढूंगा माल को भेजने का, ताकि डिमांड पूरा कर सकूँ। तो वो होता चेन, वैसी चेन में फॉर्म कर सकता हूँ। कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी, कस्टमर सर्विस के लिए कस्टमर सेगमेंटेशन, कौन सा कस्टमर को टारगेट करना है अपने को। जैसा कि कुछ एरियाज रहते वहाँ पे एक टाइप का प्रोडक्ट बिकता, कुछ एरिया में एक टाइप का प्रोडक्ट बिकता, तो वो सेगमेंटेशन बोलते हैं उसको, कौन से एरिया में कौन से प्रोडक्ट को जो है ना टारगेट करना। कॉस्ट टू सर्व, अपन जो कस्टमर को सर्विस दे रहे हैं उसके लिए अपने को क्या कॉस्ट पड़ रहा, ठीक है, वो कास्ट को कम कैसा कर सकते हैं। अपन सप्लायर से एक बात कर लिया, उन्हें ऑलरेडी दूसरे प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा, अपना भी प्रोडक्ट ऐड कर लिया, तो उसको क्या है कम में चले आता, दूसरे प्रोडक्ट के साथ चले आ रहा, तो अपने को भी क्या होता उन्हें कम उसमें जो है कम कॉस्ट में अपने को भी उन्हें सर्विस दे देता, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें वो एरिया में जा रही चुने दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ में, तो अपना प्रोडक्ट भी डिलीवर कर देता हूँ। रेवेन्यू मैनेजमेंट, बस काफ़ी है तो आंसर। नेक्स्ट आंसर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डीएसएस एंड देयर एप्लीकेशन। डीएसएस बोला था मैं आपको सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ठीक है, उसके टाइप्स क्या है। सबसे पहला इसके अंदर है फाइल ड्रॉयर सिस्टम। दीज सिस्टम्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल डीएसएस एंड आर क्वाइट हेल्पफुल। ये सबसे सिंपल सिस्टम्स है। दे प्रोवाइड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन विच डिसीजन कैन बी मेड। आपको जो डिसीजन लेना है बस उतनी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल रहती है। रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस एंड देन डिसाइडिंग वेदर टू विड्रॉ और, जैसा कि आप बैलेंस चेक करते हैं आपकी एप्लीकेशन पे या एटीएम पे, उतना ही ला के देता आपको ना, अब उसके बाद आपको क्या करना है वो डिसीजन, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देता, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही इन्फॉर्मेशन आपको देता है। डेटा एनालिसिस सिस्टम, दिस सिस्टम आर वेरी रेयरली यूज्ड these days because they cannot perform operations for retrieving record based on the condition and for performing arithmetic operations. The file drawer system like SQL or DBMS were capable of performing data analysis such as determining the sum, average और return. डेटा एनालिसिस यूजुअली क्या है अपने को कैलकुलेशंस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोई डेटा अपने को रिपोर्ट फॉर्म में होने का है, कैलकुलेट करके किसकी कितनी सैलरी हुई, कितने कैलकुलेशंस हुए, वो सिस्टम के लिए अपन डेटा एनालिसिस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कैरीज आउट द एनालिसिस बाय पुटिंग टुगेदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेवरल फाइल्स। अलग अलग फाइल्स से लेके, अब जैसा कि अपनी अलग अलग ब्रांचेस में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, सुपरमार्केट है रिलायंस है समझो, तो यहाँ पे मैं एक ही जगह पे वो सारे सुपरमार्केट का डेटा वो प्रोडक्ट का मिल जाता है। अब मेरे को प्रोडक्ट एग्जाम्पल जो है हेयर ऑयल है, फलाना हेयर ऑयल जो है पूरे सुपरमार्केट्स में कितना अवेलेबल है उन्हें एक रिपोर्ट में देता हूँ मेरे को, दैट इज एनालिसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग मॉडल्स, इन्हें क्या करता, अकाउंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें रहते हैं आपको, जनरल एंट्रीज वगैरह, बैलेंस शीट्स वगैरह, उसका इंफॉर्मेशन इसमें एक्सेसिबल हो जाती है अपने को। ओके, रिप्रेजेंटेशन मॉडल, दिस मॉडल्स इंडिकेट द सिस्टम्स डायनामिक बिहेवियर एट अ टाइम, the uncertainties involved in the individual or collective human behavior. The dynamic behavior of a system indicates that the existing functions of a system depend on its previous function. Previous और present सॉफ्टवेयर फंक्शन में क्या डिफरेंस आ रहा वो इसके अंदर रिप्रेजेंट करता। जैसा कि अपने को पास्ट में इतना सेल था, प्रेजेंट में इतना सेल है, पास्ट में इतना कॉस्ट आ रहा था, प्रेजेंट में इतना, वो डिफरेंसेस वगैरह डायनामिकली उन्हें चेंज होते रहते।
जैसा शेयर मार्केट में अपने को शेयर का प्राइस रहता है, गोल्ड मार्केट में गोल्ड का प्राइस रहता है, उन्हें आपको मिनट बाय मिनट बताते रहता है, चेंज हो रहा। सो दैट इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेशन मॉडल। ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, द ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम आर द सिस्टम दैट डिटरमाइन द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अमंग ऑल द पॉसिबल सोल्यूशंस। इसमें क्या है, आपको जब आप सोल्यूशंस, जैसा कि अपन गूगल मैप्स में जब अपन कोई लोकेशन डालते हैं तो उन्हें कई रास्ते रहते हैं वहाँ पे जाने के, लेकिन उन्हें आपको बेस्ट सोल्यूशन देता है, ये कम से कम टाइम में आप कम से कम ट्रैफिक के साथ पहुँच सकते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो उन्हें बेस्ट सोल्यूशन कौन सा हो सकता, पहले क्रॉस चेक करता, प्रोसेस करके एनालाइज करके आपको देता बेस्ट सोल्यूशन ये है, इसका बेस्ट डिसीजन आप ये ले सकते हैं। ओके, डिस्कस द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। SDLC बोलते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एक जब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते तो क्या बेस पे डिज़ाइन होता है, या फिर एक कंपनी का सिस्टम डिज़ाइन करते, इवन एक घर का सिस्टम भी डिज़ाइन कर रहे हैं आप, या लाइफ का सिस्टम, तो ये SDLC के स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये स्टेप्स है इसका। सबसे पहली चीज़ आपको प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन बोलते हो भाई, आप जब आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है, उसको सॉल्व करने के लिए बना रहे हैं। अगर आपको डेटा रखने के लिए सॉफ्टवेयर होना है तो डेटा प्रॉपर रख नहीं सक रहे हैं, इसलिए सॉफ्टवेयर बनाना है। आप अकाउंट्स के लिए बनाना है, आप अकाउंट सही मैनेज नहीं हो रहा, इजी नहीं हो रहा, टाइम कंज्यूम हो जा रहा, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे। ऐसे हर चीज़ जो है, सिस्टम जो आप डिज़ाइन कर रहे हैं वो उसका प्रॉब्लम क्या है मेन, तो उसका प्रॉब्लम डेफिनेशन है। ये पूरे स्टेप्स आप डायग्राम बना के लिख दे सकते हैं। बिफोर इनिशिएटिंग द डेवलपमेंट प्रोसेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन द नेचर एंड स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है क्या, कैसा है, कितना बड़ा है, क्यों हो रहा प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम डेफिनेशन में सबसे पहले मालूम कर लेंगे। सेकेंड है फीजिबिलिटी स्टडी। वंस द प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड द डिफरेंट अल्टरनेटिव सोल्यूशन। अब इसको प्रॉब्लम का ऑपरेशन करना, अब ये प्रॉब्लम है तो उसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, इसको सॉल्व कैसा कर सकते हैं, कितने सोल्यूशंस हो सकते हैं, ऑल्टरनेटिव्स थोड़ा प्रीवियस आंसर्स में पढ़े अपन। फीजिबिलिटी बोलते तो अपन कितना अपन इसको जो है ना फीजिबल, यानी कि क्या बोल सकते हैं, अफोर्डेबल, कितना अफोर्डेबल है अपने लिए इसका सोल्यूशन। ठीक है, कंपनी अफोर्ड कर सकती है नहीं कर सकती है ना, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है। ओके, थर्ड है इसके अंदर सिस्टम एनालिसिस। एनालिसिस बोले तो चेक करना। इन दिस स्टेप द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज स्टडीड इन डिटेल बाय कंसीडरिंग इट्स प्रोसीजर इन्फॉर्मेशन। चल रहा सो सिस्टम कैसा है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन लेना, ये सिस्टम जो है ना अपन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ये सिस्टम के अंदर, या नया सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ता है, ये पूरा सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना। सिस्टम डिज़ाइन, अब बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम वो सिस्टम को रीडिज़ाइन या फिर नया सिस्टम को डिज़ाइन करना, अपने को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है उसकी पूरी कंप्लीट डिज़ाइनिंग करना, कौन सा टाइप की कोडिंग होना, ये डिटेल सिस्टम डिज़ाइन। अब पहले क्या करते, प्रोटोटाइप बनाते कोई भी चीज़ का। ठीक है, पहले पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एक प्रोटोटाइप बनाते, अगर वो मॉडल इसको बोलते, एक मॉडल बनाते। मॉडल जब सक्सेसफुल हो गया, समझ में आ गया, तो उसको डिटेल डिज़ाइनिंग में लेके जाते, दैट इज़ डिटेल सिस्टम डिज़ाइनिंग। उसके बाद है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम बन गया, सिस्टम चेक हो गया, सिस्टम को सीधा सीधा इम्प्लीमेंट कर दिया, यानी कि लागू कर देना। ठीक है, वो सिस्टम जो है ना उसको टेस्टिंग करते, हर स्टेप पे एक एक स्टेप पे टेस्टिंग होती है, सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से काम कर रहा नहीं कर रहा। अपन देखते हैं अक्सर कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करते खुद आपको इश्यूज़ देते, तो वो क्या है अपने को टेस्टिंग फेज में रहते। उसके बाद है मेंटेनेंस, अगर कुछ भी इश्यूज़ आते रहे टाइम बाय टाइम उसको फिक्स करते रहना, उसको मेंटेन करते रहना। इस तरीके से एक सिस्टम तैयार होता है। ठीक है।